नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी लाइव में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर दोहराया है कि वे पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोग सोमवार से राज्य में लगाए गए मिनी लॉकडाउन में लापरवाही बरत रहे हैं और कोविड रिव्यू मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने गंभीरता नहीं दिखाई तो उन्हें पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करना ही पड़ेगा। वहीं इससे पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा था कि वे मिनी लॉकडाउन के बजाय फुल लॉकडाउन के पक्ष में हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि पंजाब में लॉकडाउन लगा देना चाहिए क्योंकि राज्य में कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है। लॉकडाउन 10 दिन के लिए होना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने राज्य में फुल लॉकडाउन का आदेश देने को मना कर दिया है क्योंकि उनका कहना है कि इससे गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और इससे बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पलायन होगा, उद्योगों में फिर से अराजकता आ जाएगी। और हालांकि अगर लोग प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं तो कठोर कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बैठक में कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों की सख्ती के साथ ही पालन कराया जाएगा और यदि लोग नहीं मानते हैं तो सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बैठक में कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर दोहराया है कि पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में वे नहीं है और उन्होंने ये बात कही है कि लोग सोमवार से राज्य में लगाए गए मिनी लॉकडाउन में लापरवाही बरत रहे हैं। कोविड रिव्यू मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर लोगों ने गंभीरता नहीं दिखाई तो उन्हें पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करना होगा। वहीं इससे पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा था कि वे मिनी लॉकडाउन के बजाय फुल लॉकडाउन के पक्ष में हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि पंजाब में लॉकडाउन लगा देना चाहिए क्योंकि राज्य में कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है। लॉकडाउन 10 दिन के लिए होना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री राज्य में फुल लॉकडाउन का आदेश देने से मना कर दिया है और क्योंकि उनका कहना है कि इससे गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, इससे बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पलायन होगा, तो वहीं उद्योगों में फिर से अराजकता आ जाएगी। हालांकि अगर लोग प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन नहीं करते तो कठोर कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बैठक में कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से दोहराया है कि वे पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने जिस तरीके से कहा था कि वे लॉकडाउन के पक्ष में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का अगर जिक्र किया जाए तो मुख्यमंत्री फिर एक बार दोहरा चुके हैं कि वो पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही है कि यदि लोग ये मिनी लॉकडाउन का पालन कड़ाई से नहीं करेंगे तो उन्हें सख्त कदम उठाना पड़ सकता है क्योंकि लगातार जिस तरीके से मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, लेकिन लोग बावजूद इसके लापरवाही बरत रहे हैं। मिनी लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि यदि यह हालात ऐसे ही रहें, लोग मिनी लॉकडाउन का पालन नहीं करते नजर आ रहे हैं तो उन्हें कोई कड़ा कदम उठाना ही पड़ सकता है। तो अभी पंजाब में मिनी लॉकडाउन ही रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है वो अभी संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। जबकि स्वास्थ्य मंत्री का अगर जिक्र किया जाए तो स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा था कि वो पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में है और इसकी उन्होंने मांग भी की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने आदेशों को खारिज कर दिया था। तो अगर लोगों ने उल्लंघन किया तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। तो उधर दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल में फ्रांस से आया ऑक्सीजन प्लांट लगना शुरू हो गया है। ऑक्सीजन प्लांट लगने से कोरोना मरीजों को काफी राहत मिलेगी। स्थानीय विधायक राखी बिरला ने इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। अगले 3 से 4 दिनों में ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन फिर भी मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अचानक से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में बेड की भारी कमी हो गई है और सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन की आ रही है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना मरीज
दम तोड़ रहे हैं। लेकिन मंगोलपुरी के निवासियों के लिए राहत की खबर है कि अब कम से कम ऑक्सीजन की वजह से किसी भी मरीज की जान नहीं जाएगी। दरअसल बाहरी दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन स्थानीय विधायक राखी बिरला ने किया और इस अवसर पर अस्पताल प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर राखी ने कहा कि ऑक्सीजन का ये प्लांट फ्रांस से मंगवाया गया है और इसे संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में इंस्टॉल करना शुरू कर दिया गया है। ये अगले 3 से 4 दिनों में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। राखी ने बताया कि 100 से 120 बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर इस प्लांट से हर रोज भरे जाएंगे। इस प्लांट के लगने से संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे हॉस्पिटलों को भी ऑक्सीजन मिल सकेगी। तो दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल में फ्रांस से आया ऑक्सीजन प्लांट लगना अब शुरू हो गया है। कोरोना जिस तरीके से पूरे देश के अंदर तेजी से पैर फंसा रहा है और अपने काल के गाल में लाखों लोगों को समा रहा है, ऐसे में दिल्ली की स्थिति ऑक्सीजन को लेकर राजनीति के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में संजय गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगना दिल्ली वासियों के लिए और मंगोलपुरी वासियों के लिए बहुत ही मील का पत्थर और एक ऐतिहासिक चीज़ है। मैं इसका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को और हमारे एमएस जो कि संजय गांधी अस्पताल की बागडोर संभाले हुए पूरा कोविड अस्पताल संजय गांधी को घोषित किया हुआ है। ऐसे में 24/7 हमारे डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स नैयर साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में और अरविंद केजरीवाल जी की देखरेख में दिल्ली के अंदर संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में आज एक ऑक्सीजन प्लांट का हम लोगों ने लगाने की शुरुआत करी है। 72 से 48 घंटों के अंदर ये प्लांट लगकर तैयार हो जाएगा। प्रतिदिन 100 से 125 सिलेंडर बड़े ऑक्सीजन की गैस। तो दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल में फ्रांस से आया ऑक्सीजन प्लांट अब लगना शुरू हो गया है और ऑक्सीजन प्लांट लगने से कोरोना मरीजों को काफी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय विधायिका राखी बिरला ने इस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है और अगले से 3 से 4 दिनों में ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन फिर भी मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अचानक से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में बेड की भारी कमी हो गई है और सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन की आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं दिल्ली में और अब ये दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल में फ्रांस से आया जो ऑक्सीजन प्लांट लगना शुरू हो गया है और बताया ये भी जा रहा है वहां विधायक राखी बिरला द्वारा कि 3 से 4 दिनों में ये इस प्लांट का जो है लग जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो लगता है इससे काफी कुछ राहत मिलेगी। और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कोरोना के प्लांट बनाएगा ऑक्सीजन का, वो दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं राहत देगा। मगर अभी भी इसके लिए कहीं ना कहीं जो संजय गांधी अस्पताल के अंदर ये प्लांट लगाया जाएगा उसके अंदर भी 3 से 4 दिन लगेंगे और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि लगातार इस तरीके के प्लांट दिल्ली के अंदर लगाए जाए। क्योंकि खुद राखी बिरला ने कहा कि इस तरीके के प्लांट पहले से ही लगाए जाने चाहिए थे, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने देरी जरूर की है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने, क्योंकि जिस तरीके से राहत मिलनी चाहिए थी जनता को वो मिलती नजर नहीं आ रही है। मगर हाँ है, इस तरीके के प्लांट लगने से जरूर फायदा होगा और आने वाले दिनों के अंदर भी कुछ उपलब्धि हासिल होगी और कहीं ना कहीं इससे इस तरीके के प्लांट से अगर हर अस्पताल के अंदर इस तरीके के प्लांट लगते हैं तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को भी राहत मिलेगी और लगातार दिल्ली की जो उपलब्धि है वो भी बढ़ती नजर आएंगी। मगर जिस तरीके से बात करें आसपास के लोगों की या फिर अस्पतालों की, उनको भी इस तरीके की यहाँ से ऑक्सीजन गैस मिल पाएगी। जी, इस तरीके से लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि राहत भरी खबर यह है कि लगभग अब तक भारत की मदद के अगर जिक्र किया जाए तो लगभग 40 देशों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं और आज भी 60 ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी जो कोरोना किट है वो सब पहुंचा है आज दिल्ली। तो विदेशों से जिस तरीके से मदद मिल रही है, अब अगर दिल्ली का जिक्र किया जाए, दिल्ली के हालातों का जिक्र किया जाए तो क्योंकि कल से वैक्सीनेशन का अभियान भी शुरू हो चुका है, दिल्ली में भी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, देखने को मिला जो। तो अब वहां के हालात क्या हैं? देखिए
बिल्कुल भाई, इस तरीके से बात करें यहाँ के हालात की, तो हालात बिल्कुल कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामान्य जरूर नहीं है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 20,000 से ज्यादा के आंकड़े, क्योंकि पिछले महीनों के अंदर लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे थे उससे स्थिति जरूर बिगड़ी हुई थी, मगर अभी तक लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर कुछ हद तक हालात सुधरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस भी कालाबाजारी करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करती नजर आ रही है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, मगर जिस कालाबाजारी करने वाले जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके की कह सकते हैं रणनीति अपना रहे हैं कि उनको कालाबाजारी करनी है, और हर तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि लगातार कहीं ना कहीं कालाबाजारी करने वाले को लोगों को या ऑक्सीजन के लिए हो या फिर कहें वैक्सीन को लेकर हो, मगर हर तरीके से कोशिश यही की जा रही थी कालाबाजारी करने वालों को पर कार्रवाई की जा सके। जी, ये तमाम सारी राज्य सरकारें जो भी हैं वो अपने अनुसार ठोस कदम उठा रही हैं, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने के लिए जो कालाबाजारी में संलिप्त तो कुछ लोग हैं ये मानने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से वहां जो ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही थी, अभी तक दिल्ली का जिक्र किया जाए, वहां मारामारी मची हुई थी, और राज्य सरकार दिल्ली सरकार का अगर जिक्र करें तो वो हालांकि केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही थी और प्रत्यारोप लगा रही थी केंद्र सरकार भी दिल्ली सरकार पर। लेकिन अब क्या वहां पर जिस तरीके से जो अभी तक अस्पताल प्राइवेट हॉस्पिटल जो थे वो कोर्ट का रुख करने पर आमादा थे, वो देखने को मिल रहा था, तो कई हॉस्पिटल जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख किए थे और दिल्ली हाई कोर्ट से सरकार को हिदायत भी दी गई थी। तो क्या अब ऐसी स्थिति जो अस्पताल वाले जो अस्पताल संचालक थे, अब उन लोगों को क्या लगता है कि स्थिति सामान्य नजर आ रही है, तो क्या अब वहां पर उन लोगों को कुछ राहत दिखती मिल रही है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर राहत की बात करें तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की तरफ से हाई कोर्ट में भी अपील की गई थी कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम नहीं कर रही है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, और कहीं ना कहीं बेडों की भी कमी नजर आ रही थी, और कहीं ना कहीं हर तरीके से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के ऊपर अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा था। मगर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने भी कहा कि केंद्र सरकार स्थिति को संभाले और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है 490 मैट्रिक टन ऑक्सीजन वो दिल्ली सरकार को दे, मगर जिस तरीके से बात करें वैक्सीन की ऑक्सीजन की, तो दोनों ही सूरतों में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं ढीला रवैया अपना रही थी, और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल मिलता नजर नहीं आता, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी। मगर जिस तरीके से अब प्लांट लगाने की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि फ्रांस से अब प्लांट लगाए गए हैं और प्लांट जो है वो दिल्ली के कई जगहों पर यानी कई अस्पतालों के अंदर लगाए जाएंगे। खुद जिस तरीके से खुद आम आदमी पार्टी की जो राखी बिरला है विधायक है, वो उन्होंने इसकी शुरुआत की गई, और कहीं ना कहीं संजय गांधी अस्पताल के अंदर खुद पहुंचकर उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये कामयाबी दिल्ली सरकार के लिए बड़ी कामयाबी होगी, मगर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने भी स्पष्ट कहा इस समय राजनीति करनी नहीं चाहिए थी, और कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें मिलकर काम करें और जनता को राहत देने की कोशिश करें। मगर अभी तक जो अस्पतालों के अंदर स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन की कमी महसूस होती हुई नजर आ रही है और लोग ऑक्सीजन के लिए इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरीके से ये बात ठीक कही है कि इस आपदा के समय में राजनीतिक नहीं करना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन जो मंगोलपुरी का अगर जो दिल्ली के मंगोलपुरी का जिक्र करें जहां पर ये ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, क्या लगता है कि इसमें एक दिन में लगभग कितने सिलेंडर रिफिल हो पाएंगे? क्योंकि फ्रांस से जो ये आया है प्लांट पूरा ये लगने के लिए 3-4 दिन में तैयार हो जाएगा ऐसा बताया जा रहा है, तो कितने सिलेंडर रिफिल हो पाएंगे एक दिन में? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से अगर ये प्लांट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि संजय गांधी अस्पताल के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट है वो जो फ्रांस का आया हुआ, अगर ये प्लांट स्टार्ट होता 3 से 4 दिनों के अंदर, तो लगभग 100 से 120 सिलेंडर प्रतिदिन इस यहाँ से भर जा सकते हैं, और लगातार आसपास के जो अस्पताल है उनको भी दी जा सकती है ऑक्सीजन, और इस अस्पताल के द्वारा भी ऑक्सीजन आम जनता तक मुहैया कराई जा सकती है। जी बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये प्लांट लगने के बाद मंगोलपुरी इलाके के जो अस्पताल है उन्हें तो काफ़ी राहत मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली के तमाम उन सारे अस्पतालों को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है जिन्हें ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना पड़ रहा है, और उन मरीजों की जान बचाई जा सकती है जिनकी जान ऑक्सीजन की वजह से जा रही है। तो मुझे लगता है ये दिल्ली वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार प्रयत्नशील है, वो चाहे बेड को लेकर के हो चाहे ऑक्सीजन को लेकर के हो, लगातार वो इस बात के लिए कह रही है कि वो मदद भी मांग रही है, अन्य देशों से भी मदद मांगने के लिए केंद्र सरकार से भी मदद मांग रही है। लेकिन अब क्या जो स्थिति है राजीव, अगर वहां की स्थिति देखा जाए तो सामान्य होती नजर आ रही है। जिस तरीके से अभी तक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, क्या अब वो थमता नजर आ रहा है?
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अगर मिलकर काम करती है, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और दिल्ली के कई अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो अस्पतालों के अंदर स्थिति है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी लोगों को और अस्पताल प्रशासन जो है वो लगातार ऑक्सीजन की वजह से कहीं ना कहीं मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे थे। मगर सीधे सीधे बात करें तो कहीं ना कहीं इस समय जो राजनीति हो रही थी वो राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कहा कि आप लोग राजनीति नहीं कीजिए, सिर्फ दिल्ली की जनता को राहत देने की कोशिश कीजिए। मगर जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि जो कार्रवाई करनी चाहिए थी या फिर उपलब्धि हासिल करनी चाहिए, बिल्कुल आपस में तालमेल बना करके रखना चाहिए और दिल्ली सरकार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोपधारी था उसे बंद करना चाहिए। चलिए राजू, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और तो जिस तरीके से अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के इस ऑक्सीजन प्लांट से दिल्ली वासियों को काफी राहत मिलेगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। गुरु तेग बहादुर दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मुंबई समता नगर पुलिस स्टेशन में बीती रात करीब 1 बजे बाप बेटी और पुलिस के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल ड्रामे के मुख्य सूत्रधार रही 16 साल की नाबालिग बेटी और उसकी गर्भवती भाभी और नाबालिग बेटी के पिता बाप बेटी के बीच इस ड्रामे की अलग अलग कहानियों को पुलिस सुनती रही और महज 2 घंटे में गर्भवती भाभी का लोकेशन ढूंढकर 24 घंटे के अंदर ड्रामा के सूत्रधार भाभी को राजस्थान के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन समता नगर पुलिस ने हिरासत में ले लिया और गर्भवती भाभी को हिरासत में लेकर जब समता नगर पुलिस मुंबई पहुंची तब कहीं जाकर ड्रामे की असली कहानी सामने आई। पुलिस को उसने बताया कि वह बिहार की रहने वाली है और सीरियल आदि में छोटे मोटे किरदार निभाती थी। 2 साल पहले उसकी मुलाकात कांदी वाली
पूर्व के क्रांति नगर में रहने वाले सुनील यादव से फिल्म सिटी गुरेगांव में हुई थी और सुनील वीडियो एडिटिंग का काम करता था। तो सुनील ने सोनम को वादा किया था कि वो उसको सीरियल और फिल्म में अच्छे रोल दिलवा सकता है। इसी लालच में उसने सुनील से दोस्ती कर ली। बाद में दोनों ने 1 साल पहले शादी कर ली। सोनम करीब 7 महीने की गर्भवती है। सोनम का आरोप है कि सुनील के घर वाले उसे प्रताड़ित करते थे। पति भी सोनम को मारता पीटता था। इसके अलावा वह यहां से भागना चाहती थी, लेकिन उसके पति उसको बाहर जाने नहीं देता था और उसका कहना है कि पति उस पर शक करता है और यही वजह है कि सोनम ने अपनी ननद और विश्वास में लेकर किडनैपिंग की झूठी कहानी बनाकर यहां से भाग गई। फिलहाल अब पुलिस इस मामले की पूरी तरीके से जांच कर रही है। तो मुंबई समता नगर पुलिस स्टेशन में बीती रात करीब 1 बजे बेटी हम जब सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वो महिला को हमने सुरक्षित रीत्या ताबे में ले लिया और उसको पुलिस स्टेशन में लाकर उसको पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका किडनैपिंग हुआ नहीं था। वो अकेली खुद अपने मन से उसके बहन के इधर लुधियाना वो जा रही थी। तो उसको और पूछताछ करने के बाद उसमें समझ में आया कि उसका आदमी जो उसका पति उस पे संशय डाउट लेके उसको शिवकाल गाली गलौज करता था और उसको मायके जाने का था बहन के पास, लेकिन वो मना ही कर रहा था। इसलिए वो खुद ट्रेन से वो गई और उसने अपने ननद को ये बताया कि ऐसा ऐसा बनाव करके घर वालों को बताओ और मैं भी ऐसा ही बताऊंगी। ऐसा उसने बनाव किया था। वो किडनैपिंग कुछ नहीं था, ऐसा बाद में सच सामने आया। फिर भी वो और इंक्वायरी तलाश चालू है इसमें, और क्या क्या है वो डिटेल में इंक्वायरी चालू है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से जो मामला आया है ये कि एक पूरी मनगढ़ंत कहानी बनाई गई और उसमें किडनैपिंग का मामला दिखाया गया, भाभी और ननंद मिल करके ये पूरी कहानी को रची थी, इस पर और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी योगेश, देखिए जिस तरह से फिल्मों में एक बड़े ड्रामे के तहत तमाम तरह की कहानियां बनाई जाती है, ठीक उसी तरह से मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन की हद में सोनम सुनील नामक महिला ने ठीक वैसे ही कहानी रची है। हालांकि इसका मुख्य कारण यह था कि वो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी, पति से दूर भागना चाहती, यही एक कारण बताया गया है। जिस तरह से सोनम ने अपनी ननद के साथ मिलकर मुंबई समता नगर पुलिस को एक कहानी बताई कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया है और इस दौरान मुंबई पुलिस के कुछ जो यूनिफॉर्म धारी महिलाएं आई थी जो उनको अपनी कार में बिठाकर लेके जा रही हैं। हालांकि यह जानकारी न सिर्फ पुलिस को दी बल्कि अपने पति को भी, जो बनारस में रहता था, उसको भी फोन करके दी कि मेरा किडनैप हो गया और मुझे कुछ लोग अपनी कार में लेके जा रहे हैं, बहुत मार रहे हैं। ऐसे में वो आखिरी उनकी मुलाकात होगी क्योंकि वो उनको जान से मारने की भी बात कर रहे हैं। इसको लेकर लगातार पति अपने पिता से संपर्क में था। वहीं पिता ने जो है ननद के कहने पर समता नगर पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दी कि मेरे बहू का जो है किडनैप हो गया है, कुछ पुलिस वाले उसका किडनैप कर लिया है। इस तरह की कहानी सुनने के बाद मुंबई पुलिस महकमे में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। देर रात मुंबई पुलिस के डीसीपी डॉक्टर स्वामी के साथ तमाम पुलिसकर्मी मौके पर आए और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में ननद ने तमाम तरह की कहानियां मुंबई पुलिस को बताई कि किस तरह से उसका जो है किडनैप हुआ और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा, मेरी भाभी ने मुझे कहा है कि होने वाले बाबू की कसम किसी को बताना नहीं। अब इसको लेकर मुंबई पुलिस लगातार सकते में थी कि आखिर क्या बात हो सकती है, इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए आखिर क्यों कहा गया, इसकी तफ्तीश शुरू कर दी गई। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, लेकिन जिस तरीके से छोटे मोटे सीरियल में वो काम करती थी और जिस तरीके से अगर सीरियल का जिक्र किया जाए, जो स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है छोटे मोटे सीरियलों में, उसी तरीके से एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई ननद और भाभी के द्वारा, लेकिन ननद नाबालिग अभी बताई जा रही है, वो इस पूरे कांड में इतने बड़े मामले में इन्वॉल्व थी। उसको लेकर के क्या पुलिस की तरफ से कैसा रुख अपनाया जा रहा है? देखिए जिस तरह से सोनम की ननद ने पूरी कहानियां बताई कि भाभी जो है घर से बाहर यह बोल के निकली थी कि वॉक करके वो बाहर आ जाएंगी, लेकिन वहां आने के बाद पास में लोखंडवाला सर्कल आता है, वहां से 1500 रुपए जो है बैंक से निकालते हैं और उसके बाद एक ऑटो रिक्शा पकड़ के उसकी भाभी चली जाती है। भाभी के चले जाने के तुरंत बाद जो उसकी ननद जो है अपने पिता और मुंबई पुलिस को बताती है कि मेरी भाभी का जो है किडनैप हो गया है और काफी लोग जो आए थे उसको लेकर चले गए। इस कहानी को लेकर मुंबई पुलिस लगातार जब तफ्तीश करना शुरू की तब ननद ने बताया कि दरअसल भाभी जो है घर से भागना चाहती थी,
इसलिए इस तरह की कहानियां रची। उन्होंने मुझे कसम दिलाई थी, क्योंकि सोने वाली बाबू की कसम। दरअसल सोनम 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो घर से भागना चाहती थी, क्योंकि उसके पति उसकी देख रेख नहीं करते थे, घर में तमाम तरह की प्रताड़ित की जाती थी। हालांकि मुंबई पुलिस ने जब उसको राजस्थान के माधोपुर से लाई, तब पूछी भी थी कि क्या तुम अपनी पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाना चाहोगी। तब सोनम ने कहा कि नहीं, फिलहाल तो नहीं कहूंगी, लेकिन इस तरह से अगर दोबारा होता है तो जरूर मैं पुलिस स्टेशन आऊंगी। लेकिन पूरी स्क्रिप्टिंग जो है कहीं न कहीं भाभी की रची हुई थी, ननद को मिलाकर बच्चे की कसम देकर इस तरह की गई थी। सत्य प्रकाश, स्क्रिप्टिंग भाभी की थी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला आया, तो इस मामले में क्या पुलिस किसी तरीके से एक्शन, और सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2 घंटे में मुंबई पुलिस ने खोज निकाला कि जो किडनैपिंग का जो पूरा मामला रचा गया था षड्यंत्र एक तरीके से, उसको लेकर के वो भी राजस्थान में भाभी पहुंच गई थी, राजस्थान से पुलिस ने वापस लाई उनको, और 2 घंटे में ये पूरा कांड हो गया। तो कैसे इतनी जल्दी, क्या आपने पुलिस अधिकारियों से कुछ बात की होगी, वहां से कुछ आपको जानकारी मिली? जी दरअसल देखिए योगेश, दरअसल मुंबई जैसे शहर में महिलाओं को लेकर अगर कोई चीज सामने आती है तो मुंबई पुलिस उसको तुरंत एक्शन लेती है और कार्रवाई शुरू कर देती है। ठीक उसी तरह जैसे ही किडनैपिंग का घटना आई, खासकर उस मुंबई पुलिस द्वारा किडनैपिंग की बात सामने आई, तो जाहिर तौर पे मामला काफी संगीत हो गया। उसको लेकर जांच शुरू की। जांच में डीसीपी ने तमाम तरह की दबिश डाली। दबिश में ननद ने ही बताया कि भाभी एक बार जब उनकी शादी हो गई थी, दरअसल वेकेश आपको बता दें कि इनकी शादी लव मैरिज है और फेसबुक पे इनकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती के दौरान दोनों ने शादी किया और 1 साल में ही प्रेग्नेंट हो गई और घर भी छोड़ने की तैयारी कर ली। ऐसे में मुंबई पुलिस के तमाम जानकारियां मिली कि ननद ने और भाभी ने मिलकर तमाम तरह की कहानियां जो है सबसे पहले रची थी। 4 दिन पहले से लगातार इसकी कहानी रची जा रही थी कि घर से भागने के बाद क्या मुंबई पुलिस को बताना है, क्या परिवार को बताना है और क्या पति को बताना है। ये तमाम जो कहानी रची गई थी, इसमें सूत्रधार भाभी थी। भाभी ने अपने देवरानी को यह भी कहा था, जब उसने शादी की थी तो उस दौरान उसके चाचा नाराज हो गए थे। उस दौरान जब वो चाचा से मिलने गए थे तो चाचा ने बंदूक निकाली और उसके आसपास जो है गोली चला दी थी, जिसमें वो बाल बच गए थे। ये भी कहानी सुनने के बाद डीसीपी डॉक्टर स्वामी को भी संदेह हुआ कि कहीं न कहीं ननद झूठ बोल रही है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर तुम सही नहीं बोलोगी तो कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ननद ने सारी सच्चाई सामने उगलना शुरू की और आखिरी में बता दिया कि भाभी दरअसल घर से भागना चाहती थी, कि वो परेशान थी, इसलिए उन्होंने बच्चे की कसम देकर मुझे बांध दिया था। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने सुना कि देखा, ये मामला जो सामने आया है मुंबई पुलिस का, हालांकि मुंबई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 घंटे में पूरे मामले को ओपन कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
न्यूज ने ठाना है कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निध आए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। गुरु साहिब जी दी शांति, सरलता अते सहजता दी रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन। वाहे